हमारे भारत के इतिहास की एक खासियत रही है कि उस इतिहास में ना तो हमारे प्राचीन वास्तुकारों को जगह मिल पाई है और ना ही उन चिकित्सकों को जिन्होंने हजारों साल पहले गंभीर बीमारियों पर इलाज करना सीख लिया था। हम लोग सिर्फ सुश्रुत के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अपने समय में गंभीर शस्त्रक्रियाओं को अंजाम देकर ना सिर्फ लोगों की जान बचाई थी, बल्कि इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए अपने ध्यान को सुश्रुत संहिता नाम की किताब में उन्होंने संभाल कर भी रखा था। लेकिन भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हजारों साल पहले ऐसी एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसके सहारे कठिन से कठिन शस्त्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाता था। आज के वीडियो में हम आपको भारत में और पूरी दुनिया में मौजूद ऐसी कई एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जो हजारों साल पहले इस्तेमाल की जाती थी और उनके सबूत भी दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज से 7000 साल पहले वाराणसी की पवित्र भूमि पर एक महामानव का जन्म हुआ था जिनका नाम था सुश्रुत, जिन्हें आज फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि सुश्रुत का जन्म 600 BCE के आसपास हुआ था, मतलब आज से 2500 साल पहले, क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने ऐसा ही इतिहास लिख कर रखा है। लेकिन ये सरासर झूठ है। दरअसल सुश्रुत संहिता के पहले ही खंड के एक श्लोक से सुश्रुत के अस्तित्व के समय का पता चलता है। इस श्लोक में तत्कालीन समय के ग्रहों की दिशा का वर्णन किया गया है। जब प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर की मदद से इस ग्रहों की दिशा के हिसाब से समय का पता लगाया गया तो ये साबित हुआ कि ये श्लोक 5000 BCE के समय की ओर इशारा कर रहा है। इसका मतलब ये बात तो तय है कि सुश्रुत का जन्म 5000 BCE के पहले ही हुआ था, मतलब आज से लगभग 7000 साल पहले। और ये बात ब्रिटिश लोग नहीं समझ सके, लेकिन हम भारतीयों को तो समझना ही चाहिए था कि जिस व्यक्ति का उल्लेख महाभारत जैसे ग्रंथ में हो चुका है, उसका जन्म सिर्फ 2500 साल पहले कैसे हुआ होगा। महाभारत के अनुशासन पर्व में सुश्रुत जी के साथ ही उनके पूरे वंश का जिक्र किया गया है, क्योंकि उनका काम ही इतना महान था। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि उनका जन्म महाभारत से भी पहले हुआ था। सुश्रुत का जन्म हुआ था वाराणसी में। भारत का वाराणसी शहर पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुराने शहरों में से एक है। प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन ने भी ये कहा है कि भारत का वाराणसी शहर इतिहास से भी पुराना है। यह मार्क ट्वेन का संदर्भ हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि जब कोई विदेशी आदमी कोई विधान करता है तो उस पर हम भारतीयों को जल्दी विश्वास होता है। एक सर्जन और फिजिशियन रहे सुश्रुत ने न सिर्फ दुनिया की सबसे पहली सर्जरी की थी, बल्कि दुनिया के सबसे पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा का उपयोग करने वाले भी वो पहले इंसान थे। जब दुनिया के बाकी देशों में बीमारियों को ठीक करने में जादू टोने जैसी चीजों का सहारा लिया जाता था, उस समय भारत में सुश्रुत ने कई तरह की स्किन सर्जरी के साथ ही मोतियाबिंदन निकालने जैसी जटिल सर्जरी को भी बड़ी होशियारी से करना सीख लिया था। महर्षि सुश्रुत के नाम के साथ एक ऐसी अद्भुत किताब जुड़ी है जिसमें आज की पूरी मेडिकल साइंस फिट बैठती है, जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। सही मायने में ये किताब सुश्रुत जी ने नहीं लिखी थी, बल्कि इस किताब में चिकित्सा पद्धति की वो सारी जानकारी मौजूद है जो सुश्रुत ने अपने समय में इस्तेमाल की थी और अपने शिष्यों को सिखाई थी। ये किताब सुश्रुत जी के कई शिष्यों द्वारा लिखी गई है। आप जितने रोगों के बारे में सोच सकते हैं, उससे भी ज्यादा रोगों का महर्षि सुश्रुत की इस किताब में विस्तृत जानकारी के साथ वर्णन किया गया है। 7000 साल पहले महर्षि सुश्रुत की इस किताब में न सिर्फ हर तरह के रोगों के बारे में जानकारी दी गई है, बल्कि उन सारे रोगों के लक्षण, कारण और तो और उन सभी रोगों के इलाज की जानकारी भी लिख कर रखी है। इस किताब में लगभग 1100 बीमारियां और 700 औषधीय वनस्पतियों के बारे में बताया गया है। इसमें इंसानी शरीर के अंगों के बारे में जानकारी है और इन अंगों में गड़बड़ी कब होती है, यानी बीमारियों की शुरुआत कैसे होती है, इसकी भी जानकारी मौजूद है। अब जरा सोचिए कि ये सब जानकारी महर्षि सुश्रुत ने हिप्पोक्रेट्स के पैदा होने से हजारों साल पहले दी थी। हिप्पोक्रेट्स वही शख्स है जिसे आज फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इस किताब में लगभग हर तरह की सर्जरी के बारे में बताया गया है और डेंटल इम्प्लांट तक की प्रक्रिया बताई गई है। ऑपरेशन कैसे किया जाना चाहिए, किन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कैसे और कहाँ करना चाहिए, इसके इंस्ट्रक्शन भी बताए गए हैं।
इसी जानकारी का उपयोग करके तत्कालीन वैद्य मरीजों पर इलाज किया करते थे। उन्हीं में से एक थे पुणे के एक कुम्हार। क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र के पुणे में एक कुम्हार ने कॉस्मेटिक सर्जरी की थी, और वो भी रास्ते पर। प्लास्टिक सर्जरी में होता यह है कि शरीर के अच्छे भाग से त्वचा को निकालकर जहाँ की त्वचा खराब हुई है या फिर जहाँ नई त्वचा की जरूरत है वहां पर लगाया जाता है। उस कुम्हार ने यह सर्जरी की थी एक ब्रिटिश सैनिक के नाक पर, जिसे टीपू सुल्तान के सैनिकों ने काट दिया था। इसके बाद ये ब्रिटिश आदमी पुणे के इस कुम्हार के पास आया, जिसके बारे में उसने ये सुना था कि कटे हुए अंगों को ये कुम्हार जोड़ सकता है। पहले उस ब्रिटिश सैनिक को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में, यहाँ तक कि लंदन में भी ऐसा कोई अस्पताल नहीं था जहाँ उसका नाक ठीक हो सकता था। इस सर्जरी के दौरान इस कुम्हार ने नाक के ऊपर के हिस्से को काटकर उसे शरीर से अलग किए बिना नीचे मोड़कर नाक पर जोड़ दिया था, और उसके ऊपर जड़ी बूटियां और इसेंशियल ऑयल्स का लेप लगाया, और उसके बाद 7 से 8 दिन में उस ब्रिटिश सैनिक की नाक ठीक हो गई। ये घटना ब्रिटिशों के साथ पूरे यूरोप वासियों के लिए इतनी चकित करने वाली थी कि वहां के पार्लियामेंट में तक इस घटना के ऊपर तब चर्चा हुई थी, और इस सर्जरी का वर्णन 30 पन्नों में 1794 में प्रकाशित हुई इस मैगजीन में किया गया था। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भारत के इतिहास की एक खासियत बताई थी, वो इसीलिए क्योंकि पुणे के इस कुम्हार के बारे में भारत के किसी भी किताब में जानकारी मुझे नहीं मिली, लेकिन लंदन में प्रकाशित होने वाली जेंटलमैन्स मैगजीन ने पुणे के इस कुम्हार के काम को सराहा था। इस मैगजीन में किया गया उस सर्जरी का वर्णन ठीक वैसा ही था जैसा सुश्रुत संहिता की किताब में मिलता है, और सिर्फ वो कुम्हार ही नहीं, ब्रिटिश कालीन भारत में ऐसे सैकड़ों लोग थे जिन्होंने सुश्रुत संहिता से इलाज के तौर तरीके सीखकर उनका प्रयोग करना सीख लिया था। खासकर भारत के चर्मकार लोग इस प्रक्रिया में माहिर थे, और उनके द्वारा किए गए इस ऑपरेशन को सर्जरी कहा जाता था। इन्हीं लोगों से अंग्रेजों ने ये अनमोल ज्ञान पाकर आगे प्लास्टिक सर्जरी और बाकी सर्जरियों को अपनी खोज बताकर दुनिया में प्रसार किया। और सबसे खराब बात यह है कि इन्हीं चर्मकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द सर्जरी आगे चलकर पूरी दुनिया में सर्जरी हो गया, और इसका श्रेय भारतीयों को नहीं मिल पाया। सिर्फ ब्रिटिश काल में ही नहीं, बल्कि हजारों साल पहले ही भारत का ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो चुका था, और इसका सबूत हमें देखने को मिलता है प्राचीन मिस्र की सभ्यता में। सुश्रुत से जुड़ी एक मान्यता ऐसी है कि धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्हीं ने सुश्रुत को ये सारा ज्ञान दिया था। मतलब उन्हें सुश्रुत का गुरु माना जाता है, और साथ ही आरोग्य के देवता के रूप में उन्हें देखा जाता है। धन्वंतरी भगवान का पुराणों में कुछ ऐसा भी वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें उन्हें एक पक्षी के रूप में दिखाया गया है। अब प्राचीन मिस्र के इस भगवान को देखिए, जिसे गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता है। अब क्या ये केवल एक संयोग है कि दोनों प्राचीन सभ्यताओं की संकल्पना आरोग्य के देवता को लेकर एक जैसे ही थी? सबूत ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों द्वारा बनाए गए मनके इजिप्त में भी मिले हैं, जो ये दिखाता है कि भारत की प्राचीन सभ्यताएं मिस्र की सभ्यताओं से संपर्क में थी। आरोग्य के देवता धन्वंतरी को वो लोग भी पूजने लगे थे, और भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इलाज के तरीके भी वो लोग सीखने लगे थे। इजिप्त के 2800 साल पुरानी एक मम्मी के दांतों के साथ ऐसा सबूत जुड़ा है, जो ये साबित करता है कि सुश्रुत संहिता का प्रभाव कितनी दूर तक फैला था। इस मम्मी के दांतों पर डेंटल इम्प्लांट किए जाने के सबूत मिले हैं, और ये इम्प्लांट ठीक वैसे ही किया गया था जैसे निर्देश सुश्रुत संहिता में बताए गए थे। हमने आपको बताया है कि सुश्रुत का जन्म महाभारत से भी पहले हुआ था, मतलब लगभग 7000 साल पहले। इससे पहले इतनी एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी भारत के सिवा कहीं और मौजूद होना नामुमकिन था। इसीलिए इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता कि ये सारी जानकारी हजारों साल पहले ही भारत से बाहर जाना शुरू हुई थी। और इसके एक नहीं, दो नहीं, कई सारे सबूत मौजूद है, जिनके बारे में एक ही वीडियो में बता पाना नामुमकिन है। इसीलिए ये एपिसोड ज्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम ये एपिसोड यही खत्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम भारत की प्राचीन चिकित्सा विद्या का पूरी दुनिया में प्रसार कैसे हुआ और उसके सबूत कहाँ मौजूद है, इस पर एक अलग से एपिसोड बनाएं, तो कृपया मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह भी जरूर बढ़ाएं।